Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं and this chapter comprises of two main parts. In the first part, we will discuss the elements from group number 3A or 13 of the periodic table, and in the second part, we will discuss elements from group number 4A or 14 of the periodic table. In this topic बेटा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, ग्रुप नंबर 3A में मौजूद एलिमेंट्स का। तो चलें आपका टाइम नहीं वेस्ट करते और आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ। Dear students, as we have discussed in the intro that today we are going to start a new chapter, that is the chapter number 3. Students, this chapter will have two parts. One part comprises of the detailed study of the properties of elements from group number 3A, and the second part of, or you can say the second segment of this chapter is based upon the studies of group number 4A of the periodic table. तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके फर्स्ट पार्ट को आज शुरू करते हैं और उसमें हम ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 3A के जो एलिमेंट्स हैं, आपको पता है कि ग्रुप नंबर 3A को ग्रुप नंबर 13 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ग्रुप नंबर 13 भी कहा जाता है, ग्रुप नंबर 3A भी कहा जाता है, और उसके अंदर मौजूद ये एलिमेंट्स हैं जिनकी अब हमने स्टडी करनी है। स्टूडेंट्स, दीज ग्रुप मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली कहने की वजह क्या है? यू ऑल नो दैट द बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, तो उसकी निस्बत से बाकी सारों को भी बोरोन फैमिली का नाम दे दिया गया है। इसी तरह ग्रुप नंबर 4 में पहले नंबर पे कार्बन है तो उसको कार्बन फैमिली का नाम दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बोरोन फैमिली, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको कुल मिला के बोरोन फैमिली का नाम दे सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा इसका एक और नाम भी है। These elements are also called or also named as trials. Students, ये trials जो है ना, ये इसका ट्राइविल नेम था। अब ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल एक ख़ास वक्त तक इनको ट्रायल्स कहा जाता रहा, और ट्रायल्स कहने की वजह इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें चूंकि वो 3 होते हैं, दैट इज़ वाई इनको ट्रायल्स का नाम दे दिया जाता है। सो ट्रायल्स अब तो काफ़ी कदीम नाम हो गया है, अब हम इसको ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स का नाम देते हैं या बोरोन फैमिली का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इस ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इस ग्रुप में मौजूद है टॉप पे बोरोन, बोरोन के बाद है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद है गैलियम, गैलियम के बाद है इंडियम, और इंडियम के बाद हमारे पास एंड पे है थैलियम, TL के नाम से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, पीरियोडिक टेबल में TH नाम का भी सिंबल, हमें TH सिंबल भी मिलता है, एक्चुअली वो थोरियम का है, लेकिन ये TL है, दैट इज थैलियम। और इसके अलावा रिसेंटली प्रोड्यूस निहोरियम नाम का एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, वो भी इसके अंदर रखा गया है, लेकिन अभी उसकी बहुत कम स्टडी है। सो दिस ग्रुप इज बेस्ड अपॉन दीज 5 एलिमेंट्स: बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो ये है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रुप मेंबर्स, और उनके कुछ नाम हमने डिस्कस किए। अब आते हैं स्टूडेंट्स कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ। हम देखते हैं कि हम इनकी कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कौन कौन सी हैं कि जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमें फ़ायदा दें। और बेटा, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहले जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न। स्टूडेंट्स, इसमें हम 1-2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर बाकियों की भी डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बोरोन को देखते हैं। एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p1।
तो ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्लेस हो चुके हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम है विद 13 एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एटॉमिक नंबर्स इनके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 5, 13, 31, 49 और 81 ये एक्चुअली इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। सो एल्यूमिनियम हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे? सिंस इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। उसके बाद 3s2 और उसके बाद 3p1। सो आप देखें कि जो लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें ये नजर आ रही। s ऑर्बिटल कंप्लीट है और p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम इससे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे करेंगे? आपने सिर्फ लास्ट शेल को देखना होता है। तो ये हो जाएगा ns2 np1 and in this n stands for shell number। तो यहां पर चूंकि बोरोन जो है, बोरोन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स, ये सेकंड पीरियड में है, इसलिए इसमें शेल नंबर 2 है लास्ट, और एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड में मौजूद है, इसलिए उसका लास्ट शेल तीसरे नंबर पर है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब इससे नीचे हम गैलियम पर आएंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाके खत्म होगी 4s2 4p1 पर। उससे नीचे इंडियम पर आएंगे, वो 5th शेल में जाएगा, और उससे नीचे जब थैलियम में जाएंगे तो वो 6th शेल में जाके खत्म होगा। सो चूंकि एक ग्रुप के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, दैट इज व्हाई इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सेम नजर आ रही है, दैट इज ns2 np1। अब स्टूडेंट्स, यहां से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अगर हम इसकी, ये तो हमने चलें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स के एतबार से की है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरी करके देखते हैं शेल्स के लिहाज से, K, L, M, N के हिसाब से करके देखते हैं, तो ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 5, सो फर्स्ट शेल में 2 और उसके बाद 3। इसी तरह एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, 2, 8, 3। So what we are now extracting from this point, we are extracting कि भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बेटा, अगर इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप समझ जाएं कि यहां से अब हमारे जहन में 2 बातें आ जाएंगी स्टूडेंट्स। पहली बात हमारे जहन में क्या आएगी बच्चों? पहली बात हमारे जहन में ये आएगी कि जनाब ये ट्राइवेलेंट होंगे, they will be trivalent because they will lose their 3 electrons in order to make bonds, या शेयरिंग, ये हम थोड़ी देर तक फैसला करेंगे कि कौन शेयरिंग करेगा और कौन लूज करेगा। लेकिन बहरहाल अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो हाईली जो पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू लूज देयर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू मेक बॉन्ड, तो ये ट्राइवेलेंट होंगे और इनकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी। दूसरी बात, हमें ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए भी दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न समझते हैं ना, तो वहां से जो मेन चीज हमें समझ लग जाती है वो है उसकी वैलेंसी, और साथ ही साथ उसकी नेचर का भी अंदाजा हो जाएगा, जिसको भी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल पैटर्न ns2 np1 है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इससे पहले भी आप चैप्टर नंबर 2 में पेक्यूलियर बिहेवियर को डिस्कस करके आए हैं। आपने पढ़ा है कि एवरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल shows some different properties from other group members। इसी तरह बोरोन भी अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होना है ना, याद रखिएगा ये सब के अंदर कॉमन वाहिद प्रॉपर्टी जो सब में है। बाकी बोरोन की प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप मेंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो बोरोन और बाकी ग्रुप मेंबर्स में कॉमन है ना, वो ये है कि जी इन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस निकलेगा।
लेकिन जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है वो है प्रेजेंस ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द एलिमेंट्स। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में और हम डिस्कस करेंगे इनकी नेचर को। स्टूडेंट्स नेचर के एतबार से ये ग्रुप बड़ा ही यूनिक है। इस ग्रुप के अंदर हमें नॉन मेटल भी नज़र आता है, मेटलॉइड्स भी नज़र आते हैं और मेटल्स भी नज़र आते हैं। बस हमने कैरेक्टराइजेशन करनी है कि क्या है। सो स्टूडेंट्स कैरेक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इस ग्रुप में है बोरोन, बोरोन के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद गैलियम है, गैलियम के बाद हमारे पास इंडियम है और इंडियम के बाद हमारे पास थैलियम है। अच्छा, अब इसमें से स्टूडेंट्स अगर हम बोरोन की बात करते हैं, बोरोन इज अ नॉन मेटल, यानी ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप शुरू ही, इसका आगाज ही नॉन मेटल्स से होता है। तो ओनली नॉन मेटल ऑफ दिस ग्रुप इज बोरोन। बोरोन जो है वो नॉन मेटल है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये अपने आप को मेटलॉइड भी शो करता है, लेकिन स्टूडेंट्स मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में ये नॉन मेटल है। इफ वी टॉक अबाउट एल्युमिनियम एंड गैलियम, तो ये दोनों कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटलॉइड्स की, बट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज चूंकि मेटल्स की हैं तो इसलिए हम इनको बताते हैं कि ये मेटल्स हैं। बट स्टूडेंट्स मैंने आपको साथ ही छोटी सी एक्सेप्शन बता दी है इन दो के बारे में कि एल्युमिनियम एंड गैलियम दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन साथ ही हम लिख देते हैं कभी कभार कुछ प्रॉपर्टीज में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स, एल्युमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो आमतौर पे मेटलॉइड्स के होते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज चूंकि इनकी मेटल्स वाली हैं, दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ये बोरोन के अलावा बाकी सारे के सारे क्या है, मेटल्स। बोरोन एक नॉन मेटल है। सो ये इनकी नेचर है, लेकिन इस नेचर को यहां से सिर्फ इतना पढ़ लेना मैं समझता हूं स्टूडेंट्स मुनासिब नहीं है। हमें इसकी लॉजिक और इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। इस डिटेल को समझाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पैरामीटर्स मैंने लिखे क्या हुए हैं। ये जो दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, ये है वैल्यूज ऑफ देयर आयोनाइजेशन एनर्जीज। नाउ जस्ट फोकस ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। आपको अंदाजा हो जाएगा कि बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, 800 किलो जाउल्स पर मोल। अब बाकियों के साथ कंपेयर करें, 577, 579, 558, 589, यानी कम है, डिक्रीज्ड वैल्यूज हैं एज कंपेयर टू बोरोन। तो बोरोन की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। और स्टूडेंट्स जरा जहन में रखें, आप जहन में लेकर आए ना, इनके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो क्या सिर्फ एक आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी? ऐसा तो नहीं है। ये वैल्यूज तो लिखी हुई है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज। जब हमें इनको मुकम्मल तौर पे स्टूडेंट्स आयोनाइज करना होगा, तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के, आप सोचें कि बोरोन को कितनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ जाएगी। दैट इज वाई बोरोन डू नॉट प्रेफर्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो इसकी बेटा हम लॉजिक यहां पे लिखेंगे कि ड्यू टू हाई ionization energy, it do not prefers to lose electron। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन लूज करना इसको कबूल नहीं है, ये उसको प्रेफर नहीं करता। दैट इज वाई अब आप समझ जाएंगे कि इसकी नेचर क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी नेचर होगी नॉन मेटल्स की। So due to high ionization energy values, और उसकी रीजन देखें आपके सामने। जो मैंने तीसरा पैरामीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो मैंने एटॉमिक रेडियस का लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रेडियस, जो स्मॉलेस्ट रेडियस हमें नजर आ रहा है वो बोरोन का नजर आ रहा है। तो जितना स्मॉलेस्ट रेडियस होता है स्टूडेंट्स, आप जहन में रखें,
कि उतना ही न्यूक्लियस के करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर ग्रिप जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बहुत फर्म होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स वो बड़ा ज़्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये बात ज़रा जहन में रखिएगा कि वाई बोरोन इज शोइंग द प्रॉपर्टी और द नेचर ऑफ अ नॉन मेटल ड्यू टू द हाई वैल्यू या हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और बाकियों की कम है। तो बाकियों की कम होने का मतलब है कि एज वी विल मूव डाउनवर्ड्स स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो जब हम नीचे मूव करेंगे तो नीचे मूव करने से मेटेलिक कैरेक्टर जो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, मेटेलिक कैरेक्टर विल एनहेंस, मेटेलिक कैरेक्टर जो है ना बेटा वो एनहेंस कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना जो है वो आसान होता चला जाएगा, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हमें सुजेस्ट कर रही हैं कि वाकई ऐसा होगा। सो हल्की सी एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी देंगे तो दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो ये है इनकी नेचर के बारे में कंप्लीट डिटेल कि बोरोन नॉन मेटल है, बाकी मेंबर्स जो हैं वो मेटल्स हैं, लेकिन चंद एक प्रॉपर्टीज में एल्यूमिनियम और गैलियम, हत्ता के कुछ प्रॉपर्टीज में बोरोन भी अपने आप को मेटलॉइड के तौर पर शो करता है। स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, हम डिस्कस करेंगे अब उनके कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की। ठीक है बेटा, अब हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स को आगे लेकर चलते हैं। हम देखते हैं कि इनमें जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप में तो किस तरह के पीरियोडिक ट्रेंड्स हमें नजर आएंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है एटॉमिक रेडियस। अच्छा बेटा, अब आप देखें जरा गौर कीजिए कि आमतौर पे, ये तो हम पीछे आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक शेल इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने की वजह से, या स्टूडेंट्स इसको बेहतर अंदाज में यानी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप कहने की बजाय हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रेडियस इंक्रीज करता है किस तरफ, जहां एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसको एटॉमिक नंबर के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5 एंड इट्स एटॉमिक रेडियस इज 85 पाइकोमीटर्स। ये मैंने सारे पाइकोमीटर्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पाइकोमीटर्स में है। स्टूडेंट्स इन सम बुक्स ये रेडियस 80 पाइकोमीटर्स भी लिखा होता है, बहरहाल 85 भी ठीक है, यानी किताबों में ज़्यादातर 85 ही मिलता है। तो बोरोन है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर उसका 5 है, और आप देखें उसका 85 पाइकोमीटर है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं रेडियस भी बढ़ता चला जा रहा है। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ नोट कीजिए कि ये जो इंक्रीज इन रेडियस है ये वाला, ये इर्रेगुलर है। हम इसको रेगुलर नहीं कह सकते, एक रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 85 है, 85 से किस पे चला गया, 143 पे। 143 पे जाने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि तकरीबन 55 से 60 पॉइंट्स का इंक्रीज हो गया पाइकोमीटर्स में। आगे मूव करते हैं, 143 से रिड्यूस होके 135, 135 से इंक्रीज होके 137। अब देखें जो 137 से 35 से 167 पर जा रहा है स्टूडेंट्स, अब इनमें डिफरेंस देखें कितना है। इनमें डिफरेंस बहुत ही रिड्यूस्ड है एज कंपेयर टू इन दोनों का। इसी तरह 167 से किस में जा रहा है, 170, यानी जस्ट 3 पॉइंट्स का, 3 पाइकोमीटर्स का इंक्रीज हो रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ से जब जंप करता है, हम इधर जा रहे हैं फर्ज करें, तो एक शेल बढ़ रहा है, इससे आगे एक शेल बढ़ रहा है, सब में एक एक शेल बढ़ रहा है, लेकिन साइज रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर रहा। इसकी रीजन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? इसकी रीजन, इसके इररेगुलर होने की जो रीजन है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स या डी सबशेल्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सबशेल्स। बेटा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है डी सबशेल्स की। अब देखें बोरोन में डी सबशेल नहीं है, एल्यूमिनियम के अंदर जाके तीसरा
शेल आ गया तो जाहिर है उसमें डी होगा, लेकिन वो वेकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है लेकिन वो वेकेंट है। अब एल्यूमिनियम से आगे है गैलियम। स्टूडेंट्स, गैलियम के अंदर तो डी और बाइटल या डी सब शेल इन्वॉल्व हो गया, और उससे आगे भी, यानी इन सारों के अंदर हमें, इन सब के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है डी सब शेल्स की। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर डी सब शेल अगर इन्वॉल्व हो भी जाते हैं तो उससे क्या होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो डी सब शेल्स होते हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस से फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है। डी सब शेल्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बड़ा कम हो जाता है, और इसके कम होने की वजह से क्या होगा, ये जो स्टूडेंट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। इसके ज्यादा होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके ज्यादा होने की वजह से ये होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो थोड़ा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से साइज जो है वो बढ़ता तो है, जब हम आगे मूव कर रहे हैं साइज बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इतना ज्यादा इंक्रीज हमें उसके अंदर नजर नहीं आ रहा। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है डी सब शेल्स की, इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्लेस होने लग जाते हैं, दैट इज वाई हमें इसमें जो ट्रेंड नजर आता है वो बड़ा इररेगुलर नजर आता है। लेकिन ट्रेंड एक ही है कि इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीज ही करता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं या मूव करते हैं टुवर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम चलें तो वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से एक बात ध्यान में रखिएगा कि इनके अंदर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स खासे हाई होते हैं। बोरोन को ही आप देख लें कि बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होने की अगर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर रीज़न क्या हो सकती है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस की वजह से है। ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है कि ये सारे के सारे जो है वो मेटल्स, बोरोन तो इसलिए कि वो स्मॉलर रेडियस में है ना, तो स्मॉलर रेडियस होने की वजह से ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि उसका होल्ड बड़ा स्ट्रांग होगा। नीचे जैसे मूव करते हैं तो मेटल्स हैं, मेटल्स में आपको पता है मेटालिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में आते हैं, तो जाहिर है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स कि इसमें जो हमें ट्रेंड मिलता है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का, वो ट्रेंड ये मिलता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं किस तरफ, जिस तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यानी जो टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है बोरोन, उसका सबसे ज्यादा हमें मिलेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और नीचे जैसे जैसे मूव करेंगे, यानी मोर एटॉमिक नंबर की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज की तरफ जाते रहेंगे। तो ये इनका पीरियोडिक ट्रेंड हमें नजर आएगा कि ऊपर वाला जो पड़ा हुआ है वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, जबकि नीचे जाते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें डिक्रीज होते हुए नजर आएंगे। बोरोन, आपके सामने टेबल होगा, आप बुक पे टेबल देखें कि आपको पता चल जाएगा कि बोरोन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, जबकि नीचे जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे मूव करते करते बहुत कम हो जाएगा, जो नीचे पड़े हुए हैं उनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ऊपर वालों का ज्यादा, और जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स खासे कम होते चले जा रहे हैं। सो एटॉमिक रेडियस के बाद स्टूडेंट्स जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट पीरियोडिक ट्रेंड आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो है डेंसिटी का। बच्चों याद रखिएगा, चूंकि डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करती है, तो चूंकि ऊपर से नीचे मूव करते वक्त इनका मास बढ़ता है, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी जिस तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है।
तो जिस तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना बच्चों, उस तरफ डेंसिटी इंक्रीज करेगी। और ये भी आप अपनी बुक में मौजूद टेबल में देख सकते हैं कि उसमें इंक्रीज कर रहा है, यानी लोएस्ट डेंसिटी हमें बोरोन की और हाईएस्ट डेंसिटी हमें थैलियम की नजर आएगी। सो दीज विल बी द ट्रेंड्स ऑफ elements, the properties, trends of the properties of the elements of group number 3A or 13 of the periodic table. ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। और अब हम चलते हैं उसकी अकरेंस की तरफ और देखते हैं कि इसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे किन किन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3A। बच्चों, अब हम इसमें ज़्यादातर सारे एलिमेंट्स को तो डिस्कस नहीं करते हैं जब ऑकरेंस की बात कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये तीन ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमें बड़ी रेयर फॉर्म में मिलते हैं, यानी इनकी कोई बहुत ज़्यादा तादाद हमें नज़र नहीं आती है। सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द ऑकरेंस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम इन डिटेल। तो चलें देखते हैं कि बोरोन जो है और एल्यूमिनियम हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बोरोन की ऑकरेंस की बात करेंगे। बेटा, पहली बात ज़हन में रखिएगा कि बोरोन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट। ये कोई बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट नहीं है, ये बात अभी से दिमाग में बिठा लें। यानी इसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद हमें नहीं मिलती है, अमाउंट इसकी ज़्यादा नहीं मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमें ट्रेसिस की फॉर्म में मिलता है। ये हमें ट्रेसिस की फॉर्म में मिलता है, यानी इसकी कोई बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं होती। और ये जब भी हमें मिलता है ना, ज़्यादातर मैक्सिमम ये हमें ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हुआ मिलता है, बोरेट आइंस की फॉर्म में, या जिसको आप ऑक्सी बोरेट आइंस भी कह सकते हैं, ये उस फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रेसिस में मिलता है, ये कोई बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट नहीं मिलता। अच्छा, अब ये है, हमने बात की है कि ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म विद ऑक्सीजन, और इसकी इस कंबाइंड फॉर्म को हम टेट्राबोरेट आइन भी कहते हैं, इसको ऑक्सीबोरेट आइंस, मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ ऑक्सीजन के साथ इसकी कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमें ऑक्सीबोरेट की फॉर्म में मिलता है स्टूडेंट्स। टेट्राबोरेट की फॉर्म में भी मिलता है, ऑक्सीबोरेट की फॉर्म में ज़्यादातर ये हमें मिल जाता है, जो कि है BO3-3। सो ये बात ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये कोई बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है वो नहीं है हमारी नेचर के अंदर। बट स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा सा बायोलॉजिकल रोल ज़रूर देखा गया है, ठीक है। इसको देखा गया है कि ये बायोलॉजिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर तो खैर नहीं, लेकिन प्लांट्स में इसका बायोलॉजिकल रोल देखा गया है। और वो बायोलॉजिकल रोल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल, प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है ना, उसकी डेवलपमेंट में ये किरदार अदा करता है। इसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट्स की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो कुछ रिटार्ड होती है। इसकी एक्सेस भी हो जाए तो वो प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसका बायोलॉजिकल रोल जो है ना स्टूडेंट्स, वो हमें नज़र आता है। और ये भी बोरोन की खासियत है अपने पूरे ग्रुप मेंबर में, अपने पूरे ग्रुप में, कि ये वाहिद है कि जिसका हमें कोई बायोलॉजिकल रोल नज़र आता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या थैलियम का हमें किसी किस्म का कोई बायोलॉजिकल रोल प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ में नज़र नहीं आता। सो स्टूडेंट्स, ये है बोरोन की अकरेंस। अब बोरोन जो है वो हमें ज़ेरे ज़मीन कुछ डिपॉजिट्स के अंदर नज़र आता है। अब वो डिपॉजिट्स कौन से हैं? उनमें से 3 ऐसे डिपॉजिट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं, उनके नेम्स और फार्मूलाए गिवन है।
और वो दिखाने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बोरोन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ मिनरल्स ऑफ बोरोन है और सामने उनके केमिकल फार्मूला है। इसमें सबसे पहले है बोरेक्स, जिसको टिंकल भी कहा जाता है, एंड इट्स फार्मूला इज Na2B4O7.10H2O। ये एक हाइड्रेटेड कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे है कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट आप देख लीजिए कि उसका फार्मूला Ca2B6O11.5H2O। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमें ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है, जिसको आप बोरिक एसिड भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है H3BO3। तो चले वापस आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये हमें ज़ेरे ज़मीन मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, और कॉमन चीज़ आपने देखी है स्टूडेंट्स कि उसके अंदर इट इज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है स्टूडेंट्स कि इट इज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि ज़्यादा कॉमनली हमें ऑक्सीबोरेट की फॉर्म के अंदर नज़र आता है। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम की ऑकरेंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है हमारी दुनिया में, और इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ द थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। यानी ज़मीन की जो क्रस्ट है, ज़मीन की जो सरफेस या ज़मीन आप कह लीजिए, उसके अंदर तीसरे नंबर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, तीसरे नंबर पे जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। इससे पहले सिर्फ ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है। और अगर हम स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में 50%, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 49.2% बनता है, लेकिन आप उसको 50% कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स सिलिकॉन की बारी आती है, और सिलिकॉन जो है वो 28% है अंडर द अर्थ क्रस्ट। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम की बारी आती है, और एल्यूमिनियम जो है वो 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। सो इट इज द थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट। स्टूडेंट्स, ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। अब जब हम बात करते हैं फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में, तो कंबाइंड फॉर्म में मिलने वाली हर चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। अगर कोई हमें फ्री स्टेट में मिलता है तो इसका मतलब है कि वो कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्लास नहीं है। तो ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। और स्टूडेंट्स, आम तौर पे ये हमें एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलता है। Students, what are aluminosilicates? Aluminosilicates are the compounds which are made up of aluminium, silicon and oxygen. प्राइमरली तो इनके अंदर यही होते हैं, यानी ये इन तीनों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा और काउंटर पार्ट्स भी साथ में होंगे, लेकिन एल्यूमिनो सिलिकेट्स के अंदर इन तीन एलिमेंट्स का होना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है। सो दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, यानी तीनों टॉप 3 जो हैं वो मिल जाते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट। ऑब्वियसली वहाँ की कंडीशंस इस तरह की हैं कि चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं। तो एल्यूमिनियम हमें ज़ेरे ज़मीन मिलता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एयर, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन वाटर। ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, और मिलेगा एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में। फिर हम मेटलर्जी के प्रोसेस में ले जा करके इसको सेपरेट करते हैं और फिर अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। सो एल्यूमिनियम इज़ नॉर्मली obtained from the aluminosilicates under the earth's crust. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ज़रिए हमें एल्यूमिनियम ज़मीन के नीचे से मिल जाता है,
इसके लिए दोबारा से आपको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको दिखाया कि इसमें एल्युमिनियम के मिनरल्स हैं और उनके अंदर एल्युमिनियम मौजूद है, और इन्हीं मिनरल्स में से हम आमतौर पे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो फेल्ड्स्पार, उसके बाद मीका जिसको मस्कोवाइट भी कहते हैं, कॉलिन यानी क्ले। स्टूडेंट्स, ये क्ले जो है ये बेहतरीन एग्जांपल है एल्यूमिनो सिलिकेट की, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसमें एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन एग्जिस्ट करते हैं। कोरंडम जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, एमरल्ड, जिप्साइट, बॉक्साइट। स्टूडेंट्स, बॉक्साइट इसका मोस्ट कॉमन मिनरल है एल्यूमिनियम का। इसके अलावा क्रायोलाइट और एंड पर है डायस्पोर। तो चलते हैं वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह एल्यूमिनियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है, और हमने डिस्कस भी कर लिया कि इसके अंदर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि गैलियम और इंडियम और थैलियम जो हैं ये रेयर एलिमेंट्स हैं, ये इतने ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, आम तौर पर इनकी परसेंटेज बहुत कम है, और एक अंदाजे के मुताबिक गैलियम बहुत ही कम पाया जाता है, हत्ता कि इसका जो काउंट निकलता है वो तकरीबन 13 ppm निकलता है, यानी 13 पार्ट्स पर मिलियन, बहुत कम वैल्यू है। सो ये हमें बहुत कम परसेंटेजेस में मिलते हैं, और आम तौर पे इनको हम कहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं या कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम दीगर और मेटल्स वगैरह की माइनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चंद एक जगहों से ये बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अहमियत रखते हैं स्टूडेंट्स वो बोरॉन और एल्यूमिनियम। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू ग्रुप नंबर 3A एलिमेंट्स, और उसमें हमने फिर डिस्कस किया उनकी चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, हमने उनके कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस किया, और इन द एंड हमने अकरेंस देखी है बोरॉन की और एल्यूमिनियम की। अब नए लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बोरॉन को थोड़ा आगे लेके चलेंगे, हम बोरॉन के पेक्यूलियर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द इंट्रोडक्टरी टॉपिक with details of the elements which are present in the group number 3A और 13 of the periodic table। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।